गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं सुधांशुज इनोवेशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लगातार अपनी बातचीत को आपके साथ साझा करते हुए आज हम लोगों की क्लास का चौथा दिन है और विषय है आपका मूल विधि। समय बहुत तेजी से बीतता है और अभी यकीन भी नहीं हो रहा है हम लोगों को कि आज 4 क्लास हम लोगों ने अपनी पूरी कर ली है और चौथे क्लास तक हम लोग पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि इस विषय में जो आपको सजेशंस, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपकी हम लोगों की ओर से, कृपया उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। सबसे बड़ी चीज़ कि इस विषय को मैं बार बार कहता हूं और संभवतः मैं हर बार, अमूमन हर रोज आपसे कहने के लिए विवश हूं कि इसे किसी परंपरागत विषय के रूप में बिल्कुल मत देखिएगा। एकदम अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं उस विषय पर, तो इस विषय की आधी बातें आप स्वतः ही समझ जाएंगे। मैंने आप लोगों से यह भी आग्रह किया था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और जैसा कि अभी तक सिर्फ अनिल कुमार और अंकेश यादव जी ऑनलाइन हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि ऑनलाइन हैं समय पर बाकी लोग भी अपने अपने समय का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि समय सीमित है, लक्ष्य दूर है, बड़ा है। इसलिए अगर हम सधे हुए कदमों से अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि हम अपने मार्ग पर सही तरीके से चलकर अपने मकसद को हासिल कर पाएं। तो और भी जो लोग आने वाले हैं उन सभी को मेरी ओर से गुड आफ्टरनून। विषय है आपका मूल विधि दोस्तों, और हम लोग अब तक समझ चुके हैं एक्सक्यूज हाँ, तो हम लोग अब तक विधि के शासन को, साथ साथ इसकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझ चुके हैं। मैंने आपसे बताया था, फिर मैं आज अपनी बात को दोहरा देता हूं, कुल अध्यायों की संख्या है 23, जबकि अगर हम धाराओं की बात करेंगे तो धाराएं हैं 511। मैंने आपको बताया था इसके अध्याय के बारे में, और इसका पहला अध्याय था जिसे हम नाम देते हैं प्रस्तावना, और दूसरे अध्याय तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और मैंने कल आपको दूसरे अध्याय के धारा संख्या 10, जो कि इस अध्याय की पहली धारा है, इसके बारे में भी बता दिया था, जो कि अध्याय 2 का पहली धारा संख्या 10 थी। मैंने आपको धारा संख्या 10 के अंतर्गत बताया था कि 10 में पुरुष और स्त्री की व्याख्या की गई है, जहां पर यह कहा गया है कि कोई भी नर पुरुष श्रेणी में आएगा और कोई भी नारी ये महिला या स्त्री श्रेणी में आती है। साथ साथ मैंने इसके आगे की भी कुछ बातें की थी, लेकिन मैं आज इसको थोड़ा सा सुनियोजित ढंग से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, इस दूसरे अध्याय में बहुत कुछ ऐसा भी है जो यूं तो कहा जाए शायद परीक्षा में सीधे नहीं पूछा जाता, लेकिन बिना उसे जाने, बिना उसे समझे हम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की मूल प्रकृति को भी नहीं समझ पाएंगे। और इनमें से मैं कुछ का नाम आपके सामने कुछ प्रमुख धाराओं के अनुरूप या उसके अनुसार लिखना चाहता हूं, जिसमें से धारा संख्या 10 ये पुरुष और स्त्री की बात कर रहा है। धारा संख्या 11 इसमें व्यक्ति का, इट मींस पर्सन का उल्लेख है। हम आगे बात करेंगे कि पर्सन के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम शामिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर धारा संख्या जो आपकी 12 है, इसमें लोक शब्द का उल्लेख है। धारा संख्या 17 में सरकार है। धारा 18 आपके भारत देश की बात करेगा। धारा 19
न्यायाधीश की बात करेगा, धारा 20 न्यायालय की बात करेगा। ये कुछ शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और अगर आप इन महत्वपूर्ण शब्दों को समझ करके काम करेंगे तो इसे पढ़ना आपके लिए और आसान हो जाएगा। चलिए इस पर बात कर लेते हैं एक बार फिर से संक्षिप्त में। देखिए यहां और भी धाराएं हैं बेटा, मैं उनका भी अभी उल्लेख करूंगा, और वे सभी धाराएं भाग 2 के अंतर्गत ही पढ़ी जाएंगी। तो जहां तक होगा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। धारा 10 का उल्लेख अभी अभी मैंने किया आपसे कि कोई भी नर पुरुष होगा और कोई भी नारी महिला कहलाएगी। धारा 11 की बात जब हुई थी तो मैंने आपको कल ही व्यक्ति शब्द से परिचित कराया था, जहां व्यक्ति का आशय आप कह सकते हैं कि व्यक्ति कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी एनजीओ हो सकता है, या कोई भी समूह हो सकता है। यानी कौन कौन सी चीजें? कोई व्यक्ति पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, कोई संस्था अथवा संगठन, कोई एनजीओ जिसे हमने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसे आपको गैर सरकारी संगठन कहा था हमने, और कोई भी समूह। ये ध्यान दीजिएगा, यहां किसी कंपनी को भी एक व्यक्ति के रूप में ही प्रमाणित किया गया है। यानी व्यक्ति भी कौन होगा? एक कंपनी के रूप में संपूर्ण व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जा सकता है यदि कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो विधि के अनुरूप नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कानून के मुताबिक नहीं हो रहा है, ऐसे किसी भी काम को दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि वो काम अवैध है। और ऐसा कोई भी कार्य करने वाला, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, संस्था या संगठन हो, कोई एनजीओ हो, लोगों का समूह हो या समुदाय हो, अथवा कोई कंपनी, इन सभी को एक व्यक्ति के रूप में ही आरोपित बनाया जाता है। तो ये बात कही गई है धारा संख्या 11 में। धारा संख्या 12 की बात जब हुई थी तो धारा संख्या 12 में उल्लेख है बेटा लोक शब्द का। मैंने आपको लोक शब्द से परिचित कराया था कि लोक किसी देश में रहने वाली जनजाति, जनसंख्या, समुदाय विशेष, संस्कृति विशेष अथवा विचारधारा विशेष को मानने वाले लोगों के समूह से इसका आशय है। तो यहां पर लोक शब्द के अंतर्गत आपको हमने जो महत्वपूर्ण है वो सब कुछ बताया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बहुत जरूरी समझते हैं, जैसा आप लोग बार बार मुझसे कहते भी हैं, आग्रह भी करते हैं कि आपको इनके बारे में नोट करा दिया जाए, तो बेटा हम इसीलिए इसे यहां पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जब सतर्क स्थिति में होंगे तभी आप इसे नोट कर पाएंगे। मैं इसे मिटा देता हूं और इसके बाद मैं लोक शब्द को परिभाषित कर देता हूं कि यहां पर, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। लोक शब्द की परिभाषा क्या है बेटा? लोक के अंतर्गत कोई समुदाय, किसी विशेष विचारधारा को मानने वाले लोग, किसी विशेष सांस्कृतिक विचारधारा के अनुयायी या किसी भी धर्म विशेष को मानने वाले लोग, इन सभी को संयुक्त रूप से लोक के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद धारा संख्या 17 का उल्लेख है। धारा संख्या 17 सरकार के बारे में है। मैंने आपसे बताया होगा पिछली कक्षाओं में कि सरकार शब्द का मतलब होता है बेटा कि किसी भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या के लिए उस राज्य के भीतर सभी प्रकार के लिए जाने वाले निर्णयों के संबंध में वह आत्मनिर्भर हो। यानी उसे किसी दूसरे की जरूरत ना हो, किसी दूसरे से उसे सलाह मशवरा ना करना पड़ता हो, किसी दूसरे से उसे सुझाव ना लेना पड़ता हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे आप लोग आतंकवाद की फैक्ट्री
या ऐसे ही मिलते जुलते कई दूसरी उपाधियों से सुशोभित करते हैं। मजबूरी है हम सबकी, और कहीं न कहीं पाकिस्तान की ज़रूरत भी है कि उसे इस प्रकार की उपाधियां समय समय पर दी जाएं और उसे यकीन दिलाया जाए कि वो क्या है और वो क्या कर रहा है। तो वहां की जो सरकार है, क्या उस सरकार के लिए मैंने एक महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया था, और वो महत्वपूर्ण शब्द था बेटा संप्रभुता, जिसे इंग्लिश में मैंने कहा था सोवरेनिटी। और आपको सोवरेनिटी के संबंध में मैंने बताया था कि स्वयं के लिए निर्णय लेने की आजादी, जिसके लिए हमें किसी दूसरे की सलाह पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं होती, उसे ही हम कहते हैं माफ करें, संप्रभुता। अगली चीज, यहां पर सरकार शब्द प्रयोग जो किया गया है बेटा, यहां सरकार शब्द से जो आशय है, ये केवल किसी देश को चलाने वाली व्यवस्था के लिए प्रयोग किया गया शब्द नहीं है, बल्कि यहां सरकार शब्द से आशय चाहे हम किसी राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के लिए यह शब्द प्रयोग करें, या फिर यही चीज किसी प्रांतीय राजनीतिक दल के लिए करें। स्वाभाविक है, सरकार शब्द का मतलब राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों तरह की सरकारों से है, जो कि जैसे भारत की बात कर ली जाए, या फिर उदाहरण स्वरूप हम उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें। तो यहां भारत और उत्तर प्रदेश दोनों की बात की जाए तो ये केंद्र सरकार हो गई, और ये हो गया आपका राज्य सरकार। तो केंद्र एवं राज्य सरकारों को संयुक्त रूप से ही धारा 17 के अंतर्गत आने वाले सरकार शब्द के तहत रखा जा सकता है। आगे धारा संख्या 18 जो है वो हमारे भारत के बारे में है, यानी भारत देश के बारे में। हम भारत के बारे में बात करते समय देश की भौगोलिक और राजनैतिक सीमाओं की बात करेंगे, यानी भारत की भौगोलिक और राजनैतिक दोनों तरह की सीमाओं को हम भारत के परिभाषा के अधीन रखते हैं। फिर बात आती है न्यायाधीश की। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता और संविधान द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी भी अवैध कृत्य के लिए आरोपित व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार रखता है, या उसे सजा सुनाने का अधिकार रखता है, यदि वह व्यक्ति सचमुच आरोपित है और न्यायपालिका के समक्ष उसका आरोप साबित हो जाता है। तो मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा, और मुझे लगता है कि मुझे ये थोड़ा सा लिख देना चाहिए। मैं ये ऊपर की चीजों को हटा देता हूं ताकि आप थोड़ा कम कंफ्यूज हो, कोई गलत चीज या कहीं का कहीं ना आप कुछ लिख बैठें, क्योंकि ये व्यवस्था हम सब के लिए नई है बेटा। हम लोग अब तक ऑफलाइन क्लासेस के अभ्यस्त रहे हैं, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि आपदा को ही अवसर में बदला जाता है, और इस आपदा ने, यानी कोरोना जैसी आपदा ने पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का काम किया है, और उसका हम लोग प्रयोग भी कर रहे हैं इस समय। देखिए बेटा, न्यायाधीश कौन, ये भी मैं हटा देता हूं, भारत शब्द भी हम हटा देते हैं। न्यायाधीश, तो न्यायाधीश कौन है? स्वाभाविक है, एक ऐसा न्यायाधिकारी जो किसी भी अवैध तरीके से, किसी भी अवैध तरीके से किए गए किसी कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो कि क्या होगा, आरोपित होगा, और उसका जो अपराध है वह जब साबित हो जाएगा तब वो कहलाएगा अपराधी, उसे दंडित करने का अधिकार रखता है, वही कहलाएगा न्यायाधीश। हालांकि इस दंड प्रक्रिया के लिए, जिसे हम लोग सीआरपीसी में भी देखते हैं, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता, तो उसमें इसका जिक्र किया गया है, लेकिन ये अभी हम लोगों के लिए कोई खास महत्व नहीं रखेगा। अभी हम केवल बात कर रहे हैं आईपीसी। तो ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीश वह व्यक्ति हुआ, वह न्यायाधिकारी हुआ जो किसी भी अवैध कृत्य के लिए जिम्मेदार, आरोपित, जिसका अपराध साबित हो चुका हो, उसे
दंडित कर सकता है या दंड दे सकता है, और यह दंड वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार ही देगा। तो बेटा इसका उल्लेख है धारा संख्या 19 में, यानी धारा 19 हमें न्यायाधीश के बारे में बताती है कि न्यायाधीश कौन होगा। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर धारा 20 भी दी गई है। स्वाभाविक है कि वो स्थल या वो जगह जहां पर बैठ करके वह न्यायाधिकारी किसी अवैध कार्य के लिए आरोपित व्यक्ति पर अभियोग चलाकर उसका अपराध साबित करता है और उसके बाद उसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड देता है, वह जगह कहलाएगा न्यायालय। जबकि जो व्यक्ति यह कार्य कर रहा है वह व्यक्ति कहला रहा है न्यायाधीश। अब यहां एक बात और कर लेते हैं। जैसे समय समय पर, मैं बहुत दूर की बात ना करके अभी वर्तमान की बात करूंगा, और इस समय मीडिया की बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए, या फिर समाचार पत्रों की बात की जाए, आप एक मामला लगातार देख रहे होंगे, और वो मामला हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही योग्य और टैलेंटेड कलाकार के हमारे बीच से चले जाने का है, और वो है मामला सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या का। मैं इसे कोई एक नाम नहीं देना चाहूंगा क्योंकि अभी ये प्रमाणित नहीं है, तो ये कह पाना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा कि क्या है ये दंड करे, जो हत्या की गई या फिर आत्महत्या थी, वो छोड़ देते हैं, वो न्यायपालिका को करने देते हैं। उस पूरे मामले में आप ये बार बार देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मीडिया ट्रायल हो रहा है। लगातार मीडिया जो है अपनी बात रख रहा है, मीडिया का सही चेहरा और मीडिया का गलत चेहरा, दोनों तरह की चीजें सामने आ रही हैं। हर नई तरह की पत्रकारिता भी हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे मुद्दों पर न्यायपालिका ही है जो सीधे तौर पर यह सुनिश्चित करेगी कि यह अपराध यदि हुआ है तो यह अपराध किस श्रेणी का है और कितना जघन्य है अथवा नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने आपको कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में बताया। इस क्रम में और भी धाराएं हैं जिनका मैं आगे आपसे उल्लेख करने जा रहा हूं। अब बात आएगी धारा संख्या, मेरे ख्याल से 19 तक हो चुका है। अब हम धारा संख्या 20 भी हो चुका है। धारा संख्या 21 ये प्रावधान करता है लोक सेवक का। 22 जंगम संपत्ति का। 23 सदोष अभिलाभ या सदोष हानि का। 24 बेईमानी पूर्वक। 25 कपट पूर्वक। 28 कूटकरण। बेटा इसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं इसे फोर्जरी बोला जाता है इंग्लिश में, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि इसे आप काउंटरफीटिंग भी कहते हैं। जाली चीजें बनाना, फर्जी चीजें बनाना जो प्रमाणिक ना हो और असली ना हो, आप ये भी कह सकते हैं। तो उसको हम लोग धारा 28 के अंतर्गत कूटकरण कहते हैं बेटा। और धारा 29 में शब्द है दस्तावेज। कुछ लोग इसे डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं आप। और धारा संख्या 30 इसका उल्लेख है मूल्यवान प्रतिभूति के लिए। अब हम इनमें से प्रत्येक पर थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और इनको क्लियर करते चलें। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये चीजें सीधे तौर पर पूछी तो नहीं जाती, लेकिन हां
अगर आप इन चीजों को बेहतर ढंग से समझ नहीं रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उससे संबंधित पूछे गए किसी भी केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसकी टर्मिनोलॉजी अगर आ जाती है बीच में तो आप दिक्कत महसूस कर सकते हैं। संभवतः प्रश्न में जो मूल भाव वो आपसे पूछना चाहता है शायद आप ये ना समझ पाए कि वो आपसे एक्चुअली क्या जानना चाह रहा है। चलिए ध्यान देते हैं। धारा संख्या 21 जिसमें हमने आपको लोक सेवक शब्द से परिचित कराया था। मैंने आपसे बताया था बेटा कि लोक सेवक कौन, तो स्वाभाविक है एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था किसी वैतनिक कर्मचारी का जो अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए जिसके भी प्रति वह कार्य कर रहा है, जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, जब वह उससे वेतन प्राप्त करता है, उससे बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो यह कहलाता है वैतनिक कर्मचारी जो कि स्वयं भी एक लोक सेवक है। और आपको यह भी क्वेश्चन बता दिया गया है, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि वैतनिक कर्मचारी शब्द जो है यह परिभाषित किया गया है कंपनी एक्ट 1956 की धारा संख्या 617 में। यहां पर परिभाषित है किसके बारे में, वैतनिक कर्मचारी के बारे में। उसके अलावा चाहे वो कोई न्यायाधीश हो, कोई डॉक्टर या चिकित्सक हो, कोई पुलिस वाला हो, या वो किसी भी पद पर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी उपक्रम में संलग्न है, किसी भी कह सकते हैं उत्पादक प्रक्रिया का हिस्सा है, आप उसे मूल रूप से लोक सेवक कह सकते हैं, जिसमें पुलिस वाले, डॉक्टर, न्यायाधीश, कोई भी वैतनिक कर्मचारी, इन सब को आप शामिल कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि लोक सेवक ही हैं जिनके माध्यम से व्यवस्था को लागू किया जाता है। जैसे हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात कर लें, सिविल सेवक की बात कर लें, तो सिविल सेवक या आईएएस पीसीएस जो अधिकारी होते हैं ये लोग एक्चुअल में क्या करते हैं। हम लोग कहते हैं कि देश हमारा राजनैतिक वर्ग चलाता है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। देश राजनीतिज्ञ नहीं चलाते, देश चलाते हैं दरअसल यही प्रशासनिक अधिकारी या यही लोक सेवक। मूल रूप से हम अगर लोक सेवक शब्द को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक वर्ग है हमारा, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर के और एक कनिष्ठ कर्मचारी तक शामिल है, इन सभी को भी लोक सेवक शब्द के व्यापक अवधारणा के अधीन रखा जा सकता है। तो यहां पर बात हुई किसकी, लोक सेवक की। मुझे लगता है कि आप लोक सेवक शब्द समझ चुके होंगे। बहुत आसान एग्जाम्पल हमने आपको देने की कोशिश की, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, न्यायाधीश हो, या कोई वैतनिक कर्मचारी हो। वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है। तो इन और आईएएस पीसीएस यानी डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ये सभी लोग जो हैं ये मूलतः लोक सेवक ही हैं। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप बहुत अनिवार्य रूप से याद रखें। आगे चल करके जब हम लोग अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत दी गई व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे, जैसे पर्यावरण के लिए कानून, या फिर व्यापार के लिए व्यापारिक कानूनों की बात की जाए, या फिर आपसे बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की बात की जाए, तो इस तरह से हम आगे चल करके अपने विषय को ऐसे ही सेगमेंट वाइज बांट देंगे जहां पर आपको इसे समझना और इसे याद रखना दोनों ही काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक धारा है, धारा 22, जंगम संपत्ति। दरअसल जंगम संपत्ति से आशय कहीं न कहीं ऐसी प्रॉपर्टी से है जिस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए, जिस प्रॉपर्टी को रोक दिया जाए, उस प्रॉपर्टी को एक तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, जिसकी खरीद या बिक्री अब दोबारा से संभव नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संपत्ति जो विवादित है उसे आप जंगम संपत्ति की अवधारणा के अंतर्गत रख सकते हैं। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं हुआ। अब अगला जो धारा है वो है धारा संख्या 23, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। अब सदोष अभिलाभ की बात करते हैं। देखिए, दो दोस्त हैं,
फिर से मैं उन्हीं की बात करूंगा, ए और बी। ए और बी ये दोनों दो मित्र हैं, जिसमें से ए एक बहुत ही बड़ी कंपनी में कर्मचारी है, जबकि बी जो है उस कंपनी में कर्मचारी तो नहीं है, लेकिन हां उस कंपनी में उसका कभी कभार आना जाना होता है। आप ये कह सकते हैं कि ए कंपनी का कर्मचारी है, जबकि बी उस कंपनी में निवेशक की भूमिका निभा रहा है। अब कंपनी में जो कर्मचारी ए है, अगर देखा जाए तो हर एक कंपनी का जो कर्मचारी होता है उसके पास कंपनी से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल और गुप्त जानकारियां होती हैं। यदि जिनका वो प्रयोग करे तो वो जिसे चाहे उसे लाभ पहुंचा सकता है। जैसे हमारे शेयर बाजार में बेटा एक शब्द आता है, इसे हम लोग कहते हैं मूल रूप से ये व्यवस्था तब होती है बेटा जब कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद किसी खुफिया जानकारी का प्रयोग करके स्वयं को ही लाभ पहुंचाए या किसी को लाभ पहुंचाता है। इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ये एक शब्द प्रयोग किया गया है, इनसाइडर ट्रेडिंग। आप लोगों ने सेबी का नाम सुना होगा। सेबी को कहते हैं बेटा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कभी कभी इसका नाम पूछता है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर बाजार के सभी विनिमय कार्यक्रमों पर नजर रखती है और उसके लिए नियम एवं शर्तें तय करती है। तो सेबी के द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसे हम लोग हिंदी में भेदिया कारोबार भी कहते हैं, भेदिया कारोबार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध 25 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो स्वाभाविक है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने पास मौजूद जानकारी का प्रयोग करके खुद को या किसी को लाभ पहुंचा रहा है। तो वही चीज अगर यहां समझा जाए, ए और बी दो मित्र हैं, ए किसी कंपनी में काम करता है जबकि बी उस कंपनी में निवेशक है। अब ए अपने पास मौजूद जानकारी के द्वारा बी को लाभ पहुंचाता है, ऐसा लाभ जिसका वो कतई पात्र नहीं है। मतलब बी को वह लाभ नहीं मिलना चाहिए, यह लाभ किसी अन्य यानी सी को मिलना चाहिए था, लेकिन ए ने अपनी भेदिया कारोबारी जानकारी का इस्तेमाल करके यही लाभ किसको दिया, बी को दिया, ना कि सी को। तो ऐसी स्थिति में बी लाभान्वित हुआ। तो जो बी लाभान्वित हुआ, इस प्रकार का लाभ कहलाएगा सदोष अभिलाभ। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी सूचना के सहारे खुद को लाभ पहुंचाता है, ऐसा लाभ जिसका कि वो हकदार नहीं है, तो इसे हम कहेंगे बेटा सदोष अभिलाभ। और एकदम इसी तरह से मिलता जुलता हानि भी है, यानी कि जानबूझकर किसी की हानि करना। तो अगर हम यही समझें, ए ने जो काम किया उससे बी को वो फायदा मिला जो कि उसे नहीं मिलना चाहिए था, जबकि सी को वो फायदा नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था, बल्कि हानि हो गई उसकी। स्वाभाविक है, उसके हिस्से का लाभ अगर इसे मिला बी को, सी के हिस्से का लाभ यदि बी को प्राप्त हो रहा है, तो सी को हानि हुई। इस स्थिति में हानि करने वाला व्यक्ति सी स्वयं नहीं था बल्कि ए था। तो ए के द्वारा सी के विरुद्ध सदोष हानि कारित की गई, जबकि ए के द्वारा बी के लिए सदोष अभिलाभ किया गया है। मेरे ख्याल से आप इसे समझ रहे होंगे। मैं फिर से अपनी बात को एक बार और स्पष्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। ए, बी और सी ये तीन मित्र हैं। ए जो है किसी कंपनी में कर्मचारी है, जबकि बी और सी उसी कंपनी में निवेशक हैं। आप देख सकते हैं कि ए अपने पास मौजूद जानकारी का प्रयोग करके यदि जो लाभ सी को मिलना चाहिए था वही लाभ अगर वह बी को देता है, तो ए माध्यम बनता है बी के लाभ के लिए जिसका वो हकदार नहीं था, और सी की हानि के लिए जो कि निश्चित रूप से हुई। ऐसे में ए का बी के प्रति सदोष अभिलाभ का आरोप लगा ए पर, और सी के लिए सदोष हानि का आरोप लगा। तो आई होप कि आप ये शब्द जिसका उल्लेख आईपीसी की धारा संख्या 23 में किया गया है, आप अब तक समझ चुके होंगे। मैं आगे बढ़ूंगा, ऊपर की चीजें हम रिमूव कर दें।
बेटा हाथ आपके चलते रहने चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी सुस्त पड़ेंगे तो फिर चीजें मिस हो सकती हैं, और आप अब तक ये समझ चुके होंगे अपने इन पिछले 3 दिनों की और आज की कक्षा में कि ये विषय, इसका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है, और अगर कोई शब्द मिस हो जाए तो उससे जुड़ा सवाल और उसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। हमारा अगला शब्द 24 और 25 दोनों को देखें। बेईमानी पूर्वक। स्वाभाविक है, बेईमानी आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। बेईमानी का मतलब हुआ जहां पर अगर हमने ए, बी और सी की बात की थी तो ए ने बी का सदोष लाभ करवाया और सी की सदोष हानि करवाई, तो एक्चुअली ए ने किया क्या? ए ने क्या किया? ए ने बेटा बेईमानी की। यानी बेईमानी यही तो है, जहां हम मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, अगर इन 2 पार्टनर के बीच समझौता है और दोनों मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं तो स्वाभाविक है उस बिजनेस का लाभ ए और बी दोनों में बराबर बराबर बंटना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी बनती है, मान लीजिए बी को किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ गया और उस दिन का व्यापार ए के नियंत्रण में था, तो ए बी से वो जानकारी साझा नहीं करता कि आज कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ या क्या हुआ, बल्कि वह उस दिन का लाभ सब अपने पास रख लेता है, और बी से यदि वो कह देता है कि आज कोई फायदा नहीं हुआ, आज नुकसान हो गया, तो हम ए को क्या मानते हैं? हम कहते हैं कि ए ने क्या किया? बेईमानी की। और अगर ये बेईमानी स्वाभाविक है वो धोखे से करता है, यानी जो फायदा उसे मिलना चाहिए उसे ना देकर वो फायदा वो स्वयं को पहुंचाता है, तो इसे हम सामान्य तौर पर कपट कहते हैं। कपट यानी धोखेबाजी और बेईमानी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आज का जो दौर है मूलतः कलयुग चल रहा है, तो इन दोनों शब्दों से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि हमारे चारों ओर ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। कपट और बेईमानी हर तरफ फैला हुआ है, चाहे मामला घरों का हो, चाहे मामला हमारे समाज का हो, चाहे मामला राज्यों का हो, या फिर वो मामला देशों के बीच का हो। इनमें से किसी भी परिस्थिति में हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला जो शब्द आप देख रहे हैं बेटा, वो अगला शब्द है कूटकरण। कूटकरण। अब प्रश्न उठता है कि कूटकरण क्या है? इसे हम फोर्जरी भी कह सकते हैं। देखिए बेटा, मूल रूप से कूट करना किसी चीज को, इसका मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना। कूट करना मतलब कॉपी कर लेना किसी चीज को, लेकिन उस कॉपी को ऑथराइज्ड ढंग से नहीं किया गया है। इसकी जो परिभाषा दी गई है कूटकरण की, वो कुछ इस तरह की है कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है ताकि वो किसी को उससे फायदा पहुंचा सके या फिर किसी को नुकसान पहुंचा सके, तो ये कहलाएगा फोर्जरी या कूटकरण। ध्यान दीजिएगा बेटा, फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगा। कूटकरण शब्द का मतलब, अगर कोई व्यक्ति है और मान लीजिए कि आप अक्सर देखते हैं, यहां पर भी हम उन्हीं 2 लोगों का सहारा ले लेते हैं, ए और बी का। ए और बी दोनों अच्छे मित्र हैं। बी के पास बहुत प्रॉपर्टी है जबकि ए के पास प्रॉपर्टी नहीं है। दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा कर रहे हैं। बी जो है, चूंकि बिजनेसमैन है तो इसे कई बार बाहर जाना पड़ता है या किसी भी कारण से, अब ए बी की अनुपस्थिति का लाभ उठा करके, जैसे होता है एक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जैसे कि जिसे हम कहते भी हैं कि ये कंपनी का समस्त मालिकाना हक हो जाता है एक तरह से, तो ए जो है बी की अनुपस्थिति में उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि उसकी कंपनी का जो मालिकाना हक है वो ए अपने अधीन कर लेता है। और ऐसा वो कैसे करता है? उसका फर्जी कागजात बनवाता है संपत्ति का और उस पर उसके फर्जी हस्ताक्षर करता है। उस स्थिति में ये फर्जी हस्ताक्षर फोर्जरी या कूटकरण की श्रेणी में आएंगे। इसको और भी समझ सकते हैं, आपने एक फिल्म देखी होगी, बाजीगर फिल्म का नाम है, जिसमें शाहरुख खान के पिताजी की सारी संपत्ति उनका एक दोस्त फर्जी सिग्नेचर करके पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लेता है
और इस तरह से शाहरुख खान और उसका परिवार सड़क पर आ जाता है। तो इस तरह की घटना को हम कह रहे हैं कूटकरण। देखिए, फिल्मों का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं, इसे अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा। कई बार कुछ छात्र जब कहते हैं कि चीजें सर पढ़ने के बाद भूल जाती हैं, खासकर अगर इस तरह के विषय हों जहां पर तथ्यात्मक जानकारियां बहुतायत में उपलब्ध हैं, तो ऐसी तथ्यात्मक जानकारियों को याद रखने का क्या तरीका है, उन्हें कैसे याद रखा जा सकता है जब तथ्यों पर हमारा दिमाग बहुत स्थिर नहीं रहता और हम उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि यह प्रश्न पूछना पड़ता है हमें कि आपको 4 मिनट का गाना एक बार सुनने के बाद याद नहीं रह जाता, लेकिन आपको 2.5 घंटे की फिल्म एक बार देखने के बाद याद रहती है। तो इसका सीधा मतलब है कि आप फिल्मों में ऑडियो विजुअल सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री का एक साथ प्रयोग होने पर जो चीज हमें सुनाई और दिखाई दोनों दे रही है, वो हमारे दिमाग पर सिर्फ सुनी गई चीजों के बजाय ज्यादा देर तक टिकती है। यही कारण है कि यहां पर या किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लासेस में यह कोशिश की जाती है कि जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे मौखिक रूप से ही केवल न बताकर उसे यहां लिखा भी जाए, उसे अंकित भी किया जाए, क्योंकि जब यहां वो बात लिख दी जाती है और आप उसे सुनने के साथ साथ देखते भी हैं, तो फिर आपको वो चीज याद रह जाती है, आपके दिमाग में वो लंबे समय तक टिकती है। छोटे बच्चों की कक्षाओं में आप देख लीजिए, उनकी किताबें बहुत रंगीन चित्रों से भरी होती हैं, क्योंकि उसमें कविताओं के साथ या वस्तुओं के साथ, वस्तुओं के नाम के साथ उनकी तस्वीर भी बनाई जाती है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है बेटा, ताकि दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल सामग्री का इस्तेमाल करके वो बच्चा इस बात को लंबे समय तक याद रख सके। तो मैं फिर से अपनी बात कहता हूं कूटकरण के संबंध में, यानी जो व्यक्ति किसी चीज को इस आशय से कॉपी करता है, उसकी नकली प्रति तैयार करता है ताकि किसी को उससे लाभ या हानि पहुंचाई जा सके, तो इस तरह का कार्य फोर्जरी, कूटकरण, फर्जीवाड़ा भी आप इसे आम भाषा में कहते हैं। तो कूटकरण को आप सामान्य भाषा में क्या कहेंगे? फर्जीवाड़ा, यानी फेक भी आप इसे कह सकते हैं, नकली भी आप इसे कह सकते हैं। तो धारा संख्या 28 इसमें उल्लेख है बेटा कूटकरण का। किस चीज का? कूटकरण का। अब अगला है धारा 29, और धारा 29 है दस्तावेज, यानी डॉक्यूमेंट। क्या मुझे यह बताने की आवश्यकता है? आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे डॉक्यूमेंट कौन नहीं जानता है। सही भी है, आप डॉक्यूमेंट जान रहे हैं बेटा, बिल्कुल जानते हैं, मुझे बिल्कुल इस पर विश्वास भी है। और इसलिए मैं इसे बहुत ज्यादा महत्व न देते हुए सिर्फ कुछ शब्दों का प्रयोग करके मैं आपको बता दूं, जिनमें अक्षर, चित्र या चिन्ह, ये 3 चीजें आपको दिख रही होंगी। अक्षर, चित्र या चिन्ह। इसमें अंकों को भी शामिल किया जा सकता है, यानी अक्षर, चित्र, अंक अथवा चिन्हों का प्रयोग करके तैयार किया गया कोई भी ऐसा, कह सकते हैं कि पत्र, जिसका इस्तेमाल साक्ष्य के रूप में किया जा सके, किसी भी चीज के बारे में बताने के लिए, किसी घटना के बारे में बताने के लिए। उदाहरण के तौर पर बहुत आसान एग्जाम्पल, अब अगर आप क्या करते हैं, आपको कहीं नौकरी मिल जाती है, जैसे आप यूपीएसआई की परीक्षा में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं, जितने भी लोगों ने ये पैकेज भी ले रखा है, या जो लोग मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ अपने प्रति, अपने सपनों के लिए, उन सभी लोगों को ये नौकरी जरूर मिले। लेकिन जब वो लोग ये नौकरी पा लेंगे तो उस पाने की प्रक्रिया में एक चरण आता है जिसमें आप कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप ये एक शब्द प्रयोग करते हैं यहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन तो छोड़ ही दीजिए, यहां ये जो डॉक्यूमेंट है, ये दस्तावेज है, इसका
उस शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है, तो आप कहेंगे हमारे सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए। तो सही भी है बेटा, आपके जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, उदाहरण के तौर पर आपके हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, या फिर आपका सर्टिफिकेट हो गया, इंटर की बात कर ली गई, कोई आपने डिप्लोमा ले रखा है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, इन सभी में आप देखते हैं उनमें अक्षर होते हैं, उनमें में भी चित्र भी हों, उनमें अंक होते हैं और चिन्हों को स्थान दिया जाता है। तो इन चारों का प्रयोग करके तैयार किए गए परिपत्र को ही हम दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रखते हैं। इसे दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कहा जाता है। मूल रूप से यह भी ध्यान में रखने वाली बात है बेटा कि इसका उपयोग किया जा सकता हो, यह बहुत मायने रखता है। दस्तावेज वही है जिनको इन सब की मदद से तैयार किया जाए और यथा स्थिति यथा आवश्यकता उसका प्रयोग भी किया जाए। आई होप आप दस्तावेज शब्द भी समझ गए होंगे। और अंत में यहां धारा 30 के अंतर्गत किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति की बात कर रहा है। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज, बॉन्ड, विनिमय पत्र और शेयर्स, इन सब को भी हम रख सकते हैं। इन सब को मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं। जैसे आपने किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे हैं, तो उन कंपनियों के जो शेयर्स आपके पास हैं वो आपकी प्रतिभूति है। आपने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद लिया है, तो वो बॉन्ड एक्चुअल में आपकी प्रतिभूति है। अगर आपने कोई जमीन खरीदा है, तो उस जमीन से रजिस्ट्री से जुड़े जो कागजात हैं, वो कागजात आपके लिए क्या हैं? वो कागजात आपके लिए मूल्यवान प्रतिभूति हैं। तो बेटा आपने देखा कि अभी तक हम लोगों ने क्रमिक रूप से जो कुछ भी बहुत जरूरी है, देखिए मैं यहां यह बात भी रख दूं कि जो बातें मैं यहां इस दौर में इस दौरान लिखकर आपसे डिस्कस कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं बेटा, वो सारे शब्द कहीं किसी एक ही किताब में मिल जाएं ये बहुत जरूरी नहीं है। इसलिए भी इस कक्षा की, इस ऑनलाइन क्लास की, इस लाइव क्लास की महत्ता आपके लिए बढ़ जाती है। तो इसकी इस महत्ता को समझते हुए ही आप अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस आप अपनी क्लास पर ही रखें। तो हम लोगों ने 29 तक की बात कर ली, 30 तक की बात कर ली। अब जो धारा संख्या अगली है हमारी, उस अगली धारा का उल्लेख मैंने आपसे कल किया था, और ये धारा 34 है। देखिए बेटा, हम क्रमिक रूप से ही बढ़ रहे हैं और एकदम हम उन धाराओं का ही उल्लेख करते चल रहे हैं जहां से प्रश्न या तो बने हैं या जहां से बनने की संभावना है। मैंने आपसे कल कहा था कि सभी जवाबों को जानने से बेहतर होता है कि कुछ सवालों को भी जाना जाए, क्योंकि जब आप सवाल बनाना सीख लेते हैं तो आप एग्जामिनर की टेंडेंसी, उसकी सोच और उसकी समझ का स्तर नाप सकते हैं और उस आधार पर आप उनका उत्तर भी दे सकते हैं। धारा संख्या जो 34 है, इस धारा 34 में मूल रूप से अगर मैं धारा 34 की बात करूं तो मैंने आपसे कल कहा था संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। मैंने आपसे यह भी कहा था कि आप लोग कल जब हमारी क्लास समाप्त हुई तो मैंने कहा था कि खाली समय में आप इस शब्द को समझने की पूरी कोशिश करिएगा, और मुझे विश्वास है कि शायद आपने किया भी होगा। संयुक्त दायित्व, इस शब्द को वेरीफाई करने के लिए मैं एक बार फिर संविधान और राज व्यवस्था जैसे विषयों का सहारा ले रहा हूं। एक प्रश्न उठता है, कई बार पूछा जाता है कि यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो उसकी जो कैबिनेट होती है उसका क्या होता है? आप लोग अक्सर इसका जवाब जानते भी हैं और कमेंट्स में आप इसका जवाब दे भी सकते हैं, लेकिन मैं उसकी प्रतीक्षा न करते हुए सीधे तौर पर आपको इसका उत्तर बताता हूं कि जब कभी प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो चूंकि उसकी जो कैबिनेट होती है, उसकी जो मंत्री परिषद है, उसका जो मंत्रिमंडल है, जो भी है, वो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाता है, प्रभाव से कह सकते हैं कि समाप्त हो जाता है। ऐसा इसीलिए है बेटा क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सुझाव पर ही अलग अलग विभागों का आवंटन उनके द्वारा प्रस्तावित
व्यक्तियों को करता है जो कि उसकी कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ही अब एक एक्शन में नहीं रहा, जब प्रधानमंत्री ही अपने पद पर नहीं रहा, तो केवल और केवल उसके सुझाव पर अलग अलग विभाग जिसको दिए गए वे लोग अपने पद पर बने रहें, क्या यह संभव है? जी नहीं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यहां पर प्रधानमंत्री के हटने के साथ साथ उसके मंत्रिमंडल का भी हट जाना, यह है संयुक्त दायित्व। इस संबंध में कई तरह के वाद हैं जिनका हमें और आपको उल्लेख करने की जरूरत है, जिन्हें हमें आपको जानने की जरूरत है, जिसमें एक नाम है बारेंद्र घोष बनाम एम्परर का। मैं उल्लेख कर दूं, बारेंद्र घोष बनाम एम्परर। इस वाद में, इस प्रसिद्ध वाद में, जो आपके बारेंद्र घोष दरअसल न्यायाधीश थे, उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि सॉरी माफ करें, बारेंद्र घोष न्यायाधीश नहीं थे, बारेंद्र घोष वो याची था जिसने याचिका दायर की थी बनाम एम्परर। इसमें जो समनर थे, समनर उस समय न्यायाधीश थे, और समनर ने इस वाद में ये बात स्पष्ट की थी कि जो व्यक्ति मात्र खड़े रह करके किसी अपराध में अपनी बारी के आने का इंतजार करते हैं, वे लोग भी उस अपराध में उतने ही सहभागी होंगे जितना कि वह व्यक्ति जो अपराध से जुड़ी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। मैंने एक घटना का उल्लेख किया था आप लोगों से, निर्भया की घटना का मैंने आपसे शायद जिक्र किया होगा। निर्भया की घटना में 6 लोग हैं और 6 लोग जो थे उसमें बारी बारी से उन्होंने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ऐसे में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस घटना को एक बार इसका काल्पनिक निरूपण भी करते हैं। इस पूरी घटना में जहां 6 लोग हैं और एक ही बालिका के साथ यदि दुष्कर्म की घटना हो रही है, 5 लोगों में से बारी बारी से लोग जा रहे हैं और 6वां व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इन केस स्थिति ऐसी बनती है कि जब तक 5 लोग ही अपना काम, अपने इस कृत्य को अंजाम दे पाए, तब तक पुलिस की रेड पड़ गई और ये जो 6वां व्यक्ति है इसकी बारी ही नहीं आई, इसे आने का मौका ही नहीं मिला। तो जब आरोप दायर होगा, जब ये 6 लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, तो क्या ये जो 6वां व्यक्ति था जिसकी बारी नहीं आई, क्या इसे आरोप मुक्त किया जा सकता है? तो हम पाएंगे बेटा कि बारेंद्र घोष बनाम एम्परर वाद में न्यायाधीश उस समय थे समनर। समनर महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी आपराधिक कृत्य को करने के दौरान वह व्यक्ति जो खड़ा होकर के अपनी बारी के आने का इंतजार करता है, वह व्यक्ति भी उस कार्य या कृत्य के लिए उतना ही आरोपी या दोषी होगा जितना कि बाकी 5। इसे हम सामान्य विचारधारा या यूं कहिए साझी विचारधारा का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर होकर के आया था कि हमें इस अपराध को अंजाम देना है। और वो अलग बात है कि पुलिस की अगर रेड ना पड़ी होती, अगर पुलिस ने छापा मार करके इन अभियुक्तों को गिरफ्तार ना किया होता, तो क्या यह कहा जा सकता है कि यह 6वां व्यक्ति उस घृणित कार्य को अंजाम न देता? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये जिस दुर्भावना के साथ वहां पर खड़ा होकर अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहा था, स्पष्ट है कि ये उस कार्य को पूरा जरूर करता और तब इसे आरोपित बनाया जा सकता था। लेकिन यहां पर इस पूरी परिस्थिति में इस 6वें अभियुक्त को भी आरोपित माना जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, जिसका उल्लेख धारा संख्या 34 में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक बार फिर से इसको मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आप इसे समझ गए होंगे। एक चीज और इसमें जान लें, महबूब शाह बनाम एम्परर के वाद में भी न्यायाधीश थे माधवन नायर। माधवन नायर ने भी यही बात कही है कि वह व्यक्ति जो कि अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहा है, वह भी उस समान अपराध के लिए समान दंड का भागी होगा। देखिए बेटा, लगातार आप लोग जो है कमेंट्स आ रहे हैं आपके। देखिए मैं फिर से सबका नाम लेना चाहूंगा। अनिल कुमार, अंकेश यादव, शशिकांत, सुनील पटेल, माधुरी, अभिषेक चतुर्वेदी, दुर्गेश, अंकेश, अनिल कुमार, सर्वेश यादव,
अनिल कुमार, अभिषेक चतुर्वेदी, सभी लोग इसमें मौजूद हैं। देखिए बेटा, अभी भी मैं एक चीज मिस कर रहा हूं कि आप लोग जो है क्वेश्चंस आपकी ओर से नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो भी चीजें यहां बताई जा रही हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। लेकिन बेटा, आप जब तक इस चीज को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए समस्या थोड़ी बहुत बनी रहेगी, क्योंकि मेरे लिए आपका संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है, हमारे लिए आपका संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप संतुष्ट होंगे तभी आप विषय की प्रकृति से अपने आप को जोड़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दुर्गेश सिंह ने कमेंट तत्काल किया है कि उसके साथ यानी प्रधानमंत्री जो है अगर अपना इस्तीफा दे देता है तो उस स्थिति में उसकी जो परिषद है, उसके जो मंत्रिमंडल है उसका, वह भी भंग हो जाएगी। तो बेटा बिल्कुल सही आपका जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने बारेंद्र घोष बनाम एम्पररवाद का भी आपको उल्लेख कर दिया। आई होप आप इसे समझ गए होंगे और आप अब तक इस संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूं। तो हमने अब तक 34 धाराओं के बारे में बेहतर ढंग से पढ़ा। यहां एक धारा 35 की भी है बेटा। धारा 35 की अगर बात करें तो धारा 35 जो है मूल रूप से वो क्या है, ये इस पर बात कर लेते हैं। देखिए धारा 34 और धारा 35 इनमें काफी सिमिलैरिटीज हैं, काफी समानताएं हैं। क्योंकि जो धारा 35 है उस धारा 35 में कहा गया है आपराधिक ज्ञान अथवा आशय से किया गया कार्य, ये क्या कहलाएगा बेटा, इसे क्राइम यानी कि अपराध कहा जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे अब तक। देखिए यहां दो बातें कह रहा है, आपराधिक ज्ञान या आशय से, मतलब ये जानते हुए कि अगर हम ये कार्य कर रहे हैं तो ये कार्य गलत है, इस कार्य के करने से किसी का नुकसान हो सकता है, इस कार्य के करने से किसी की क्षति हो सकती है, और ये जानते हुए अगर हम ये कार्य कर रहे हैं तो बेटा इस कार्य को सीधे तौर पर क्या माना जाएगा, इसे अपराध कहा जाएगा। और यहां पर ये जो अपराध शब्द आप देख रहे हैं ये वेरीफाई हो जाता है कि अगर वह काम ये जानते हुए किया गया कि इसके करने से किसी की क्षति या किसी की हानि होगी, फिर भी उस काम को किया जाए तो ये सीधे तौर पर कहा जाएगा अपराध। यानी यहां भी आप देख रहे हैं कि वो टेंडेंसी है, यानी व्यक्ति ये जानते हुए भी कि इसका ये कार्य करने से इसका जो नतीजा निकलेगा वो अनुकूल नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, फिर भी अगर व्यक्ति ये कार्य कर रहा है तो हम ये कहीं से नहीं कह सकते कि ये कार्य करने से पहले उसकी किसी का नुकसान करने या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी, बिल्कुल उसकी मंशा थी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बेटा 37 और 39 ये दो और धाराएं हैं, 40 भी एक धारा है, पर इसके आगे की चर्चाओं के लिए संभवतः आज का समय कम है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आज आपकी 4 कक्षाएं पूरी हो रही हैं और 4 कक्षाओं में हम करीब करीब 35 धाराओं तक पहुंच चुके हैं, अपने इस विषय के मूल सिद्धांतों का भी परिचय प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप संविधान और राज व्यवस्था जैसे विषयों से जोड़कर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए इस विषय को समझना बहुत आसान होगा और आपको अनावश्यक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके आगे की धाराओं के लिए हमारी मुलाकात अब आपसे आपकी अगली क्लास यानी कि सोमवार को होगी। आज के लिए आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, आपने धैर्यपूर्वक उन बातों को सुनकर उनका उत्तर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस चीज की आगे भी मैं अपेक्षा करता रहूंगा और हमारी मुलाकात आपसे आपकी अगली क्लास में होगी। अब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।